हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पी ब्लॉक में फर्दर आगे मूव करते हुए कुछ न्यू टॉपिक्स स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? हमने डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड एंड हमने नाइट्रोजन फैमिली की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज सीखी थी। तो आइए डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो मेनली 4 मेथड थी डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने की। उसमें फर्स्ट रिएक्शन आती है, अगर हम अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, अगर हम अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? डाई नाइट्रोजन गैस अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड और क्या मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा Cr2O3 O7 Cr2O3। तो ये रिएक्शन है। यहां पर हमने बात की थी, जब भी हम अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन होगी अलोंग विथ ग्रीन सॉलिड सब्सटेंस। वो ग्रीन सॉलिड सब्सटेंस कौन होगा? तो Cr2O3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें इस रिएक्शन को। इसके बाद हमने सेकंड रिएक्शन स्टडी की थी। क्या थी सेकंड रिएक्शन? अगर हम अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम नाइट्रेट के साथ, अगर हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? नाइट्रोजन गैस अलोंग विथ वाटर एंड और हमें क्या मिलेगा? NaCl। तो सेकंड रिएक्शन ये थी। देन हमने थर्ड रिएक्शन पढ़ी थी, बेरियम अजाइड को जब हम हीट करेंगे, जब हम बेरियम अजाइड को हीट करेंगे, वेरी प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करने की रिएक्शन है। आपको याद रखनी है, बेरियम अजाइड को जब हीट करोगे तो बेरियम अलोंग विथ नाइट्रोजन गैस आपको ऑब्टेन होगी। तो मेनली ये 3 रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमने स्टडी किया था नाइट्रोजन की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखी थी हमने। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -178 डिग्री सेल्सियस। इसे आप डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हो। इसके बाद हमने और सीखा था लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। इट इज अ नॉन टॉक्सिक गैस, कलरलेस, पॉइजनस गैस होती है ये, देन टेस्टलेस गैस होती है ये। तो ये कुछ हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रिपरेशन मेथड सीखे थे इसके। आज हम चैप्टर में फर्दर आगे मूव करते हुए अमोनिया के ऊपर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालिए आप। टॉपिक है आज का अमोनिया। इसका जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। सबसे पहली बात, जो अमोनिया है वो हाइड्राइड है नाइट्रोजन का। क्या है ये? हाइड्राइड है नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन फैमिली के कुछ और भी हाइड्राइड्स है, उनके ऊपर कुछ स्टडी करते हैं हम। आइए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इनके जो हाइड्राइड होते हैं जनरल NH3, PH3, SH3, SbH3। तो देखिए, इन सारे हाइड्रेट्स को इसे कहते हो आप अमोनिया, इसे कहते हो आप फॉस्फीन, इसे कहते हो आप आर्सेन। तो ये कुछ इनके नाम होते हैं। एक और बात, इन सबके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इन सबके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। कैसे आता है लोन पेयर? आइए देखते हैं। नाइट्रोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3।
अब क्या होगा, 3 हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे और यहाँ पर शेयरिंग करेंगे और उससे क्या फॉर्म होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे और 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन, देखिए ये भी क्या है T2 और ये क्या था 2p था, दोनों की शेल कौन सी है, सेकंड है। तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है, वो एज अ लोन पेयर की जैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो 2s के इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से इन सबके पास लोन पेयर एग्जिस्ट करता है। तो ये तो बात हो गई लोन पेयर की। अब चलते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इनके कुछ वेरिएशन के बारे में सीखते हैं। तो फर्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द मॉलिक्यूल्स in decreasing order of Lewis base character। क्वेश्चन क्या हमारा, इन सबको हमें लुईस बेस कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहली बात, लुईस बेस कैरेक्टर क्या होता है। तो जो भी मॉलिक्यूल लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ध्यान से सुनेगा, जो भी मॉलिक्यूल लोन पेयर को डोनेट कर सकता है वो होता है लुईस बेस। जो मॉलिक्यूल लोन पेयर गेन कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, उसे क्या कहोगे आप, लुईस एसिड। तो इन सबके पास एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये लुईस बेस के जैसे बिहेव करते हैं। इनमें से भी जो सबसे इजीली लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, लुईस बेस, मतलब कि उसके अंदर हाई लुईस बेस कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। तो लुईस बेस कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा है, वो समझने से पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है। आपको क्या समझ में आना चाहिए, चार्ज डेंसिटी क्या होता है। जिस भी मॉलिक्यूल के पास चार्ज डेंसिटी हायर होगी, जिस भी मॉलिक्यूल के पास चार्ज डेंसिटी हायर होगी, उसका लुईस बेस कैरेक्टर भी क्या होगा, हाई होगा। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन साइज रेशियो। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन साइज रेशियो। तो जिस भी मॉलिक्यूल के पास चार्ज अपॉन साइज का रेशियो ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, हाईली लुईस बेस कैरेक्टर वाला होगा। तो आइए इन सब में से कौन है हाईली लुईस बेसिक कैरेक्टर वाला, चेक देखिए। हमें ये पता है whenever we are moving down the group in periodic table then size will increases। Here नाइट्रोजन की साइज कुछ ये है, ये फास्फोरस आइटम मान लेते हैं, ये आर्सेनिक मान लेते हैं। When we are moving down the group atomic size will increases। इन सबके पास एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इन सबके पास एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, आप यहां पर इजीली देख के बता सकते हो कि पर यूनिट एरिया में चार्ज सबसे ज्यादा कहां पर है। ये बात ध्यान से सुनिए, आप यहां पर इजीली देख कर बता सकते हो पर यूनिट एरिया में चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया में सबसे ज्यादा कहां है। तो हमें दिख रहा है यहां पर एक नाइट्रोजन के अंदर इसकी साइज स्मॉल होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और उसके जो बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन है, समझिए मेरी बात, नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और उसके बॉन्डिंग पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें क्या होगा, रिपल्शन सबसे ज्यादा हाई होगा। अगर इनमें रिपल्शन हाई होगा तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अगर इसने इजीली लोन पेयर को डोनेट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर लुईस बेस कैरेक्टर क्या है, हाई है। तो whenever we are moving down the group then Lewis base character will decreases। तो हमारा आंसर क्या होगा,
लुईस सबसे बेसिक कैरेक्टर वाला कौन होगा? अमोनिया। उसके बाद फॉस्फेन, ना। तो ये हमारा है आंसर, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? अरेंज द मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। इन सबके बॉन्ड एंगल की स्टडी करनी है हमें। तो यहां पर बॉन्ड एंगल के दो केस होते हैं, आप वन बाय वन केस स्टडी करते हैं। तो लिखिए कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, यहां पर आंसर में लिखिए कंडीशन फर्स्ट। तो ये आंसर नहीं, ये हम अलग चल रहे हैं, आंसर हम बाद में लिखते हैं। पहले हम दोनों केस को स्टडी करते हैं, दोनों कंडीशन को स्टडी करेंगे, फिर हम आंसर लिखते हैं यहां पर। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है? इफ सेंट्रल एटम is different but surrounding atom is same। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, इफ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट बट सराउंडिंग एटम इज सेम, तब हमें बॉन्ड एंगल का वेरिएशन चेक करना है। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां पर सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो सारे सेंट्रल एटम क्या है? डिफरेंट है, बट सराउंडिंग एटम क्या है? सेम है, हाइड्रोजन ही है। तो आइए चेक करते हैं इनमें बॉन्ड एंगल का वेरिएशन क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बॉन्ड एंगल का वेरिएशन देखते हैं। मैं अमोनिया और फॉस्फेन को कंपेयर कर रहा हूं, इससे हमें पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, इसके पास एक लोन पेयर है। यहां पर फास्फोरस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, और ये इसका लोन पेयर। ध्यान से समझिए, नाइट्रोजन के कंपैरेटिव फास्फोरस की साइज क्या है? बिगर है। अगर इसकी साइज बिगर है तो इसकी अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लेसर है। ध्यान से सुनेगा, नाइट्रोजन के कंपैरेटिव फास्फोरस की साइज क्या है? बिगर है। अगर इसकी साइज बिगर है मतलब कि इसके पास जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? नाइट्रोजन के कंपैरेटिव लेसर है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन is greater than electronegativity of phosphorus। फर्स्ट पॉइंट। अब समझिए, अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को ये टाइटली क्या करके रखेगा? हेल्ड करके रखेगा। नई बात ध्यान से सुनिएगा, अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखेगा। अगर ये टाइटली हेल्ड करके रखेगा लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूवमेंट शो नहीं कर पाएंगे, ज्यादा मूवमेंट शो नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कुछ यहां तक इतना सा मूवमेंट शो कर पा रहे हैं आपके लोन पेयर। इसके कंपैरेटिव अगर हम फास्फोरस में बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव लेसर है, तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कुछ यहां तक मूवमेंट कर पाएंगे। तब यहां पर ध्यान से देखिए, दोनों ही केस में कहां पर लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है? दोनों ही केस में कहां पर लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेसर होने की वजह से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूवमेंट करते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है? हाई रिपल्शन एक्सर्ट कर रहा है। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए यहां से क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। जैसे ही ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा तो बताइए बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सा मेथड है, जब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो एंड सराउंडिंग एटम सेम हो
तब बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन है फॉस्फीन, फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन है आर्सिन, आर्सिन का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन है एंटीमनी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक और बात ध्यान से सुनिए, एक नोट डालिए यहां पर। अभी हमने क्या चेक किया, देखिए वापस मैं आपको एक बार समझाता हूं कि कैसे हमने बॉन्ड एंगल का वेरिएशन चेक किया। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होने की वजह से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा रिपल्शन नहीं होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को वो इजीली टाइटली हेल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है। इसकी वजह से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो आपके हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो अपनी बॉन्ड क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये रीजन था कि डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल क्या होता है, यहाँ पर डिक्रीज होता है। वापस एक नोट डाल दीजिए, नोट लिखिए, यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड एंगल था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, इनकी जो सेंट्रल एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है तो बॉन्ड एंगल भी क्या है, हाई है। तो यहां से हम पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट लिखिए, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्लियर, नोट कीजिए, फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, इफ central atom is same but surrounding atom is different। सेंट्रल एटम सेम है बट सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं एक NF3, NCl3, NBr3। इनमें हम बॉन्ड एंगल को चेक करते हैं। यहां पर मैं NF3 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। यहां पर मैं NCl3 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहां पर सेंट्रल एटम सेम है तो बॉन्ड एंगल का जो वेरिएशन है वो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। याद कीजिए इससे जस्ट पहले वाला केस, जहां पर सेंट्रल एटम डिफरेंट थे तो जो बॉन्ड एंगल का वेरिएशन था वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा था। अब उसी का जो अपोजिट केस यहां पर है, यहां पर सेंट्रल एटम सेम है तो इनकी जो बॉन्ड एंगल का जो वेरिएशन है वो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के कंपैरेटिव क्या होती है, हाई होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के कंपैरेटिव हाई होती है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी क्या होती है, हाई होती है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि नाइट्रोजन के कंपैरेटिव फ्लोरीन और नाइट्रोजन के कंपैरेटिव क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई है तो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उन्हें कौन अट्रैक्ट करेगा, सराउंडिंग एटम अट्रैक्ट करेगा। अगर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम अट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपने टुवर्ड्स,
तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, अपनी टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा फोर्स है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी टुवर्ड्स पुश करेगा, अपनी टुवर्ड्स खींचेगा, उतना ही ज्यादा फोर्स से क्या होगा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड एंगल is directly proportional to the is inversely proportional to the electronegativity of surrounding atom। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा NBr3 का, उससे कम NCl3 और उससे ही कम किसका होगा, NF3। आई होप आपको दोनों केस इजीली समझ में आ गए होंगे, या आप नोट कीजिए, फिर हम चैप्टर में आगे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन मेथड, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया। फर्स्ट, अगर हम यूरिया का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं नेचर में, इन एटमॉस्फेयर, देखिए इन एटमॉस्फेयर इट इज obtained by decay of urea। In atmosphere it is obtained by the decay of urea। रिएक्शन क्या है, देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जब नेचर में इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें अमोनिया गैस ऑब्टेन होती है अलोंग विथ वाटर। सॉरी, हमें पहले मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा हमें, अमोनियम कार्बोनेट मिलेगा। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस और डीकंपोजिशन होकर हमें क्या मिलेगा, अमोनिया अलोंग विथ CO2 गैस, एंड और क्या मिलेगा हमें, वाटर मिलेगा। रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। देखिए कितने अमोनिया है, 2, नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, 6 8 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गए और कार्बन बराबर। ओके, रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। तो एटमॉस्फेयर में जब आपका यूरिया का डिके होगा, यूरिया का हाइड्रोलिसिस होगा, तो पहले अमोनियम कार्बोनेट का कंपाउंड मिलेगा और उसके बाद वो फर्दर डीकंपोज होकर क्या देगा आपको, यूरिया देगा। यूरिया की स्मेल पता आपको, चलिए मैं आगे बताता हूँ कि यूरिया की स्मेल कैसे होती है। चलिए, तो सेकेंड मेथड है, देखिए ऑन अ स्मॉल स्केल on a small scale it is obtained by decomposition of ammonium salt। अगर अमोनियम सॉल्ट का, अमोनियम कंटेनिंग सॉल्ट का अगर डीकंपोजिशन होगा तो हमें क्या ऑब्टेन होगी, अमोनिया गैस ऑब्टेन होगी। देखिए रिएक्शन है इसकी, अमोनियम क्लोराइड लीजिए आप, इसकी रिएक्शन कराइए किसी भी एल्कली के साथ, किसी भी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप एल्कली के साथ कराइए, आपको हमेशा अमोनिया ऑब्टेन होगी।
रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। सेकेंड रिएक्शन है अमोनियम सल्फेट, लीजिए आप, इसके रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाइए। अमोनियम सल्फेट लीजिए और इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए, आपको मिलेगा अमोनिया along with water and sodium sulfate। देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है। यस, नाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस। तो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड थी हमारी on a small scale, it is obtained by decomposition of ammonium salt। अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप किसी भी एल्कली के साथ कराइए, आपको कौन सी गैस ऑब्टेन होगी? अमोनिया गैस ऑब्टेन होगी। ये नोट कीजिए। फिर हम थर्ड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे आप इंडस्ट्री में भी यूज करते हो, तो उसके ऊपर स्टडी करते हैं। चलिए, तो अब थर्ड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे आप इंडस्ट्री में यूज करते हो। प्रोसेस का नाम लिखिए हेबर्स प्रोसेस। रिएक्शन आपने बहुत बार स्टडी की है, देखिए क्या है रिएक्शन। Whenever N2 gas is reacts with 3 mole of hydrogen gas, it gives 2 moles of ammonia gas। This reaction is always present in equilibrium condition। One more thing, this reaction is exothermic in nature। What means of exothermic? Exothermic reaction का मतलब ये होता है कि जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही हो, रिलीज हो रही हो, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? आपकी एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव। नाउ एक क्वेश्चन, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है नेचर में, तो क्या वो हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल है या फिर लो टेम्परेचर पर? आंसर दीजिए। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, लिखिए नोट, this reaction is favorable on low temperature। Because of already heat इस रिएक्शन से बाहर निकल रही है, मतलब कि ये हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। इसलिए ये रिएक्शन कैसी है? लो टेम्परेचर पर फेवरेबल है। सेकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज फेवरेबल ऑन हाई प्रेशर। दिस रिएक्शन इज फेवरेबल ऑन हाई प्रेशर। अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल, इफ वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, देन द रिएक्शन गोज इन which direction in which, and then the reaction goes in that direction in which the number of gaseous mole will decreases। ली-चाटलियर प्रिंसिपल ये कहता है, अगर आप किसी भी रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो रहे होंगे? डिक्रीज हो रहे होंगे। तो देखिए यहां पर रिएक्टेंट साइड में गैसेस मॉलिक्यूल के नंबर है 4, प्रोडक्ट साइड में गैसेस मॉलिक्यूल के नंबर है कितने? 2। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहां मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और हमें प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में ऑब्टेन होगा। नाउ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी नोट लिख लीजिए। इस रिएक्शन को और भी ज्यादा फास्ट करवाने के लिए हम इसमें कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं और कुछ प्रोमोटर्स भी यूज करते हैं। क्या होता है कैटलिस्ट, क्या होता है प्रोमोटर्स? ये मैं सरफेस केमिस्ट्री में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। यहां पर मैं डायरेक्ट एग्जांपल देख रहा हूं। तो यहां पर आयरन और मोलिब्डेनम, आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर वर्क करता है। यहां पर एक और चीज आप लिख सकते हो, द प्रेशर इज, कितना होता है प्रेशर? 200 into
10 टू द पावर 5 पास्कल। हाई प्रेशर पे फेवरेबल है तो कितना प्रेशर होना चाहिए? 200 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल जितना प्रेशर। एंड लो टेम्परेचर कितना? अराउंड 700 केल्विन। 700 केल्विन इंडस्ट्रियल टेम्परेचर है, यह लो माना जाता है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग ये तो बहुत ज्यादा हाई हो गया, 500 डिग्री 400 डिग्री टेम्परेचर हो गया, लेकिन इंडस्ट्री में ये लो टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। तो जो दो कंडीशन थी कि इन दोनों कंडीशन पर ये रिएक्शन हाईली फेवरेबल होती है, उनका एग्जैक्ट वैल्यू लोड प्रेशर कितना होना चाहिए? 200 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 700 केल्विन तक होना चाहिए। वन मोर थिंग, एंड यहां पर लिखिए, एंड ऑल्सो यूज like catalyst and also use catalyst like iron oxide with the small amount of मैं यहाँ पर ऊपर रफ करके लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप साथ साथ में लिखते जाइए। विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O and Al2O3, K2O and Al2O3 alumina favors the formation of अमोनिया। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, ये लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर वर्क करती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर फेवरेबल रिएक्शन है। प्रेशर समथिंग 200 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होना चाहिए, टेम्परेचर समथिंग 700 केल्विन तक होना चाहिए। इस रिएक्शन को और भी ज्यादा फास्ट करने के लिए, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हम कुछ कैटालिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि आयरन एंड मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर, या फिर हम आयरन ऑक्साइड ले सकते हैं अलोंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड एल्यूमिना Al2O3, इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम ऐसा करते हैं कि आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। आज हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया सीखे। तो ये जो तीन रिएक्शन थी, ये तीनों रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से लर्न कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।